तो स्वागत है आपका यूपीएससी पॉलिटी रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू में। आज का टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले तीन लेक्चर से यही टॉपिक हम कर रहे हैं। तो आज का है लेक्चर 8 और पार्ट 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड टॉपिक नेम इज फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पता ही है क्या करना है। हर लेक्चर में आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। अपने कॉपी में इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए मार्क करना है 1 से लेकर 20 तक। वीडियो को पॉज करना है हर क्वेश्चन देखने के बाद और अपना आंसर लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखना है ये समझने के लिए कि आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में उस क्वेश्चन को एनालाइज किया कि नहीं। अगर नहीं किया तो जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट छूट गए उसको नोट डाउन करना है। आपको रियल और ऑथेंटिक रहना है सो दैट आप अपना स्कोर शेयर कर पाओ और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबल बन पाओ। आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं इस कंट्री के। दैट्स वाई यू हैव टू डेवलप क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम क्या है आप सभी को पता है। पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया था, इसमें भी बता देता हूं कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, रियल रहना है, ऑथेंटिक रहना है, डिसिप्लिन्ड वे में रहना है और अकाउंटेबल ठहराना है खुद को और ट्रांसपेरेंट रहना है। कहाँ? खुद की नज़रों में। क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो मैं आपको सामने से देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम इतनी ऑनेस्टी है ना, इतनी इंटीग्रिटी आप दिखाते हो तो एक क्रेडिट सिस्टम डेवलप होकर रहेगा और आप एक एक्चुअल में ब्यूरोक्रेट बन पाओगे इस पर्टिकुलर कंट्री के। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 का कौन सा पार्ट नहीं है चारों में से? जल्दी बताओ। तो प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बिल्कुल है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विथ नेशन बिल्कुल है। यूज ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है। साइड में रखो इसको अभी। अगला है इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, ये भी बिल्कुल है। तो कहने का मतलब कि सी वाला कहीं पे भी नहीं है। टोटल 4 है, 4 में से 3 हमने यहीं पे देख लिया। एक और देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो आर्टिकल 51 डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द यूज ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस एज अ डीपीएसपी। ठीक है चलिए कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। Promote international peace and security, maintain just and honorable relation with nation, foster respect for international laws and treaty obligation in the dealing of the organized people with one another, encourage settlement of international dispute by arbitration, और क्या है, adhere to the principle of UN। नेक्स्ट है strive, अच्छा 2 4 6 हो गया, अच्छा नो प्रॉब्लम। Strive for international cooperation in solving international problems of an economy, social, cultural, or humanitarian characters, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedom for all without distinction as to race, sex, language, or religion। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज अ फॉर्म ऑफ इमरजेंसी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक फॉर्म ऑफ इमरजेंसी कौन सा मेंशन नहीं है? नेशनल इमरजेंसी होता है, स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल भी होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी होता है, लेकिन हेल्थ इमरजेंसी ऐसा कुछ भी डिक्लेयर नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका सबका आर्टिकल बता दीजिए। नेशनल इमरजेंसी कब? 352। स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल कब? 356 आर्टिकल। ये सब क्या है? आर्टिकल है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी 352, 356 प्रेसिडेंट और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्टिकल 19 का क्लास 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट स्टैंड्स अमेंडेड इंक्लूडेड विच वर ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन सा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी। ओहो इसको अभी साइड में रखो क्योंकि ये तो नहीं लग रहा। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिल्कुल है। कहने मतलब तीसरे को छोड़ के बाकी सब है। तो तीसरे को हटाओ, पहला दूसरा चौथा, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। तो वही सारा कुछ है। अच्छा टोटल 6 है ना, वो देख लेते हैं अच्छे से। ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। अच्छा इसका कोई शॉर्ट फॉर्म था वो देख लेते हैं कि देखो पहले आप क्या करोगे, स्पीच है ना, मतलब अपनी बात रखोगे। जब अपनी बात आप रखोगे ना तो लोग जो है असेंबल होंगे, मतलब इकट्ठा होंगे आपकी बात को सुनने के लिए, क्योंकि आप अपनी बात और एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से
बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हो। तो जब आप अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करोगे ना, तो लोग इकट्ठे होंगे। और कैसे इकट्ठे होंगे? आपकी बातें अच्छी लग रही उन्हें, तो जरूरी थोड़े ना है कि वो आर्म लेकर आएंगे, मतलब हथियार लेकर थोड़े ना आएंगे, प्यार से आएंगे, अच्छे से आएंगे। विदाउट आर्म हो गया कि दे विल असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। अच्छा, आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया, लोग इकट्ठे हुए, तो क्या करोगे आप सब मिलके? एक यूनियन या फिर एसोसिएशन बना लोगे, ठीक है। अच्छा, एसोसिएशन बना के क्या करोगे? एसोसिएशन बना के आप थ्रू आउट द इंडिया घूमोगे अपनी बातों को रखने के लिए, है ना, कि आपकी बातें लोगों तक पहुंच पाए। उसके बाद ऐसा करते करते कहीं ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप कहीं एक जगह पे अपना ठिकाना, है ना, ठहराव रखोगे। तो अगला वो हो गया टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके ओके, लास्ट में है। उसके बाद जैसे ही रिसाइड मतलब कि सेटल हो गए, तो आप क्या करोगे? कोई प्रैक्टिस करोगे, कोई प्रोफेशन। सब लोग मिलके क्या करोगे? कोई प्रैक्टिस या प्रोफेशन फॉलो करोगे। कोई भी ऑक्यूपेशन हुआ, ट्रेड हुआ या बिजनेस हुआ, ठीक है। ये पूरा का पूरा है। पहले क्या था? आर्टिकल 91 का सब क्लॉज एफ जो है वो था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हमने ओमिट कर दिया। अब बताना है आपको कौन से अमेंडमेंट एक्ट से किया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया आपको। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, अच्छा हाँ, ध्यान रहे कि ये जो राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लग सकता है। ये सारे के सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। क्या क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर रीजन सच एज नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना हो, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस। उसके साथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ असेंबली को इम्पोज किया जा सकता है मेंटेन करने के लिए पब्लिक ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सेम वे में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को लिमिटेड किया जा सकता है इंश्योर करने के लिए पब्लिक ऑर्डर को, नेशनल की इंटीग्रिटी एंड मोरालिटी। इसी तरीके से बाकियों पर भी कर्व करने के लिए ये सारे लिमिटेशन है। अब एक बार देख लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट इन पार्ट 4A of the Constitution of India, which one of the following is not mentioned as a duty of every citizen of India? कौन सा नॉट मेंशन, ध्यान रहे कि नहीं मेंशन किया गया है। तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज 11 के 11 बहुत अच्छे से किए हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो देखते हैं चारों में से कौन सा नहीं है। टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, तो ये बिल्कुल है ना, हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटीज है। टू री अनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन, अच्छा ये भी है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व अ यूनिटरी नेशनल कल्चर, ऐसा तो कुछ है नहीं, हमारे यहाँ तो डाइवर्सिटी है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो ये तो नहीं होगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, मतलब नॉट करेक्ट पूछा था तो यही हो जाएगा। टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, बिल्कुल है। तो ऑप्शन सी विल बी दी नॉट करेक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following term represent the maxim no man's person shall be condemned unheard? अब इस क्वेश्चन में देखो, ये चार के चार बहुत ही ज्यादा अजीब टाइप के, है ना, वर्ड आ गए। अब इन चारों में से कौन सा होगा ये देखना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को, है ना, करने के लिए जरूरी है कि आपका नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें और क्या आप तरीका लगाओगे। क्योंकि अगर कोई अदर लैंग्वेज रहता तो आप समझ सकते थे ये तो कुछ लैटिन वगैरह का लग रहा है ना। तो इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। उसका मतलब समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। ऑडी अल्टरम पर्टेम इज अ लैटिन फ्रेज। कैसा है? लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है हियर दी अदर साइड। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन पे आते हैं कि नो मैन पर्सन सेल बी कंडेम्ड अनहर्ड, है ना, तो बिल्कुल सही है कि हर किसी को सुनना है हियर दी अदर साइड, दूसरे साइड को भी सुनना है। उसका मतलब लेटिन में हुआ ऑडी अल्टरम पार्टिम। तो अब इसको कैसे याद रखें, है ना। तो चलो ध्यान ही दे रहा हो, क्या ही कर सकते हैं। ऐसा वेग क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं रहते, कुछ ही क्वेश्चन रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान ही रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि आप उस क्वेश्चन के लिए आप पूरा लैटिन सीखने तो बैठ नहीं जाओगे, राइट। तो इसलिए अगर इक्का दुक्का ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बस ध्यान रखो और क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट हमसे पूछा है, चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं, आंसर बताते हैं। पहला है इट इज गवर्न
बाय आर्टिकल 368 बिल्कुल सही बात है। ज्वाइंट सिटिंग कैन बी रिस्टोर्ड टू फॉर पासिंग अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। बाकी तो आप भी देख लेते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बाकी दोनों सही होने चाहिए। हमसे गलत पूछा था, गलत तो हमने पता कर लिया, तो सही वाले पता हो जाएंगे कि द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट एनी बिल और प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। कि केवल पार्लियामेंट के पास पावर है, लोकसभा और राज्यसभा कहीं पे भी इनिशिएट हो सकता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर इनिशिएट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी बिल इन द पार्लियामेंट फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है कि प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन है ना, जरूरी नहीं होता इंट्रोडक्शन लेवल पे, है ना। तो सारा का सारा स्टेटमेंट आई होप कि अपन ने डिस्कस कर ही लिया, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते एक्सप्लेनेशन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सॉरी इज करेक्ट, करेक्ट हमसे पूछा। देखो कितने सारे क्वेश्चन नॉट करेक्ट का है, ऐसा लग रहा है सारे ऐसे ही पूछेगा, लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन में हमसे करेक्ट पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन अप टू एज ऑफ 11 ईयर। देखो अभी तक कितना बढ़िया चल रहा था पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ तक, है ना, कि अरे सर ये तो बिल्कुल सही बात सही बात सही बात सही बात कह रहा है, लेकिन लास्ट के अगर 2 वर्ड हम ना देखें ना तो ये गलत कर बैठेंगे। तो 11 ईयर नहीं 14 ईयर्स है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछा था? करेक्ट पूछा था। पहला तो होगा नहीं, पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैज गॉट एब्सोल्यूट पावर अंडर आर्टिकल 26। अब ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट बोल दिया, एब्सोल्यूट पावर अंडर आर्टिकल 26, लेकिन किसके लिए एब्सोल्यूट मिला वो भी आगे पढ़ लेते। ऑफ द अफेयर इन मैटर ऑफ सॉरी हाँ, अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। देखो एब्सोल्यूट राइट तो मिला है, लेकिन किसके लिए? मैनेज करने के लिए अपने अफेयर को इन मैटर ऑफ रिलीजन, तो हो सकता है, तो इसको थोड़ा हम होल्ड पे रखते हैं ना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन मार्क लगाओगे, कह नहीं सकते एकदम 100% कि गलत है कि सही है। जैसे ऊपर वाले को हमने 100% वे में बोल दिया कि गलत है, वो तो नहीं हो सकता, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फाइंड मेंशन इन आर्टिकल 30 of the Constitution of India in reference to the right to establish educational institute of their choice। हाँ बिल्कुल है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ही है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, पार्लियामेंट कैन नॉट इम्पावर्ड इवन बाई लॉ बाय एनी कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द पावर टू इशू रिट्स विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ इट ज्यूरिडिक्शन। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। हमारा पार्लियामेंट इतना है कि वो किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर देती है रिट्स को इशू करने के लिए। तो पहला और चौथा तो बिल्कुल नहीं होगा। बचे कौन से? बी और सी। अब बी और सी में, तो बी और सी में हमें चेक करना है कौन सा करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट बोल के एक एक्सट्रीम वर्ड आ गया, दैट्स वाई इसको हम क्या करेंगे? मार्क करेंगे गलत। ओके, और बचा कौन सा फिर? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस बेसिस पे ही है ना वो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे कि ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। बाकी सारा कुछ हमने है ना डिटेल में देख लिया। अच्छा आर्टिकल 26 देख लेते हैं। आर्टिकल 26 बोला, वाइल ग्रांट्स रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, दिस पावर इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, एंड इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू द अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो एब्सोल्यूट नहीं है, वही जो हमें लग रहा था बिल्कुल करेक्ट लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा आपके सामने, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। याद कीजिए ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुआ था। आर्टिकल 45 को मॉडिफाई करके आर्टिकल 21A बना दिया। तो 85 या 86 इन दोनों में से है, तो इन दोनों में से क्योंकि उसी टाइम के हैं राइट, तो 85 होगा या फिर 86 होगा। तो 86 पे लेकर चलते हैं, देखते हैं 85 है या 86 है।
तो बिल्कुल सही है, 86 वाला करेक्ट होगा। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, 2000 आई थिंक 2 है, ठीक है, इसमें ऐसा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज गारंटीड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सभी को पता है, बच्चे बच्चे को क्या, आर्टिकल 14 जो है क्या है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो आर्टिकल 14 में ऐसा है। आर्टिकल 15 क्या है, ये बताता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 22 क्या बोलता है, प्रिवेंशन डिटेंशन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन जो हम पर ने डिस्कस किया वही जनरली है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एलिमिनेटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। याद कीजिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने 44th अमेंडमेंट में जितने भी चेंजेस हुए वो सारे के सारे देखे थे, है ना। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के रिलेटेड भी कुछ नहीं था, राइट टू प्रॉपर्टी को ही बिल्कुल इसको हटा के लीगल राइट कर दिया। लीगल राइट कहाँ पे किया, 300A में किया। कहाँ से हटाया इसको, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F एंड आर्टिकल 31, इन दोनों से हटा के इसको कर दिया। कैसे किया, वो किया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। आई होप ये भी क्लियर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन। ध्यान रहे, फिर से रिपीट करते हैं, 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। ये ऐसे आर्टिकल हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं जो ओनली फॉर सिटीजन, बाकी सबके लिए अवेलेबल है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है 19 में, तो केवल सिटीजन के लिए, तो सबके लिए नहीं अवेलेबल। पहला हट गया एलिमिनेशन से। अब बचा कौन सा, या तो सी होगा या तो डी होगा, दोनों में 2 है, तो देखो 2 तो होगा। आप तीसरे को चेक कर लेते हैं, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब आर्टिकल 25, तो आर्टिकल 25 तो सबके लिए अवेलेबल है, मतलब तीसरा तो होगा। तो ऑप्शन सी जो है हो गया करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं अपने नॉलेज के लिए। चौथा बोल रहा नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या हो गया है, आर्टिकल 16 जो है केवल सिटीजन के लिए है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो दूसरा भी देख लेते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20, ठीक है। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 25 दोनों जो है सबके लिए अवेलेबल है, नॉट जस्ट फॉर सिटीजन, राइट। तो इसलिए ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये पूरा एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया, वही सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन ऑर्डर in the public services of the state is incorporated in which part of the constitution। एक बार फिर से पढ़ते हैं, एकदम सिंपल सा चीज है कि the state shall take step to separate the judiciary from the executive। तो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने के लिए है आर्टिकल 51 में, 51 ओके 50 में है आई थिंक। 51 में तो इंटरनेशनल पीस के रिगार्डिंग है, राइट। एक बार अभी चेक कर लेंगे, नॉट वरी। तो ये 50 हो या 51 हो, दोनों किस पार्ट में पड़ता है, दोनों पार्ट 4 में पड़ता है। अच्छा, पार्ट 4A में क्या पड़ता है, वो होता है आर्टिकल 51A में है, और ये पार्ट 4A में है जो है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आप देख लेते हैं पार्ट आर्टिकल 50 है या 51 है, 50 ही होगा। ओके, तो बिल्कुल आर्टिकल 50 है जो कि बताता है, एम्फेसाइज करता है किस पे, इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेटिंग जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और आर्टिकल 51 क्या है, इंटरनेशनल पीस के रिगार्डिंग है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे के सारे हैं इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की। सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या है, ये सारे के सारे आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47। गांधीयन प्रिंसिपल क्या है, ये सारे के सारे, ठीक। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ये सारे के सारे। तो ये आपको ध्यान में होने चाहिए, विथ आर्टिकल के अंदर क्या है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेंशन meaning of the term state is defined in the article 12 of the constitution of India। तो चारों में से स्टेट का बेस्ट डिफिनेशन कौन सा है, इट रिफर्स ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओनली आ गया कि केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या बात करते हो, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट कहाँ जाएगी, तो ये तो नहीं होगा। बोला स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट नहीं, रिफ्लेक्ट ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ठीक है।
पहले चौथा भी देख लेते क्या बोलता। It refers to the government of India, Parliament of India, governments and legislature of each state and all local bodies, है ना, ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। बिल्कुल डी जो है वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में है डिफिनेशन किसका, स्टेट का। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये पूरा का पूरा है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, स्टेट गवर्नमेंट उसका लेजिस्लेचर है ना, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, लोकल बॉडी और बाकी अथॉरिटी लाइक स्टेचुरी हुआ या फिर नॉन स्टेचुरी हुआ लाइक LIC, ONGC, सेल, ये सब के सब क्या हो गए, स्टेट के डिफिनेशन में आते हैं। एक प्राइवेट बॉडी या फिर एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 2। इसका मतलब क्या हुआ, एक प्राइवेट बॉडी भी जो है ना, अगर वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, स्टेट के इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट कर रही है तो वो भी स्टेट के डेफिनेशन में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या बोला, नॉट करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं है, चारों में से बताना है। पहला है कि द कॉन्स्टिट्यूशन 85th अमेंडमेंट एक्ट हैज इंसर्टेड द आर्टिकल राइट टू द एजुकेशन। अभी हमने पढ़ा कि 85 नहीं 86 है, तो हमसे क्या पूछा था, नॉट करेक्ट, तो पहला वाला ही नॉट करेक्ट हो गया। आगे भी देख लेते। आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन, बिल्कुल सही बात है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेज इज इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पार्ट 3 में पड़ता है, तो इसके बीच में ये आर्टिकल 32 है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, राइट। रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही बात है। आपको पढ़ के लगेगा कि नहीं नहीं हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से कैसा ज्यादा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही बात है कि हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिडिक्शन वाइडर है सुप्रीम कोर्ट के कंपेयर में। ओके, ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वही सारी चीजें हैं, बहुत कुछ डिटेल में है नहीं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज आर करेक्ट, है ना। 3 स्टेटमेंट है, तीनों को ध्यान से पढ़ते हैं। द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368, बिल्कुल ठीक है। अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस, बिल्कुल सही बात है, किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि द स्पेशल प्रोसीजर इन आर्टिकल 368 वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अपॉन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव है। क्या बोला, फिर समझते हैं। बोल रहा कि द स्पेशल प्रोसीजर इन आर्टिकल 368 वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स पावर अपॉन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, मतलब कि जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है क्या उसके रिगार्डिंग कोई स्पेशल पावर है आर्टिकल 368 में, तो बिल्कुल है। तो इसलिए पहला भी, दूसरा भी, तीसरा, तीनों के तीनों सही हो गए, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पहला दूसरा तो एकदम क्लियर है, ठीक है। तीसरे पे आते हैं कि द स्पेशल प्रोसीजर आउटलाइंड इन आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अपॉन पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a circumstance for proclamation of emergency by President of India under Article 352 of Indian Constitution? 4 ऑप्शन है, चारों में से देखते हैं। वार भी है, एक्सटर्नल एग्रेशन भी है, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है, आर्म रिबेलियन। अब यहाँ पे एक स्टोरी समझते हैं कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, अब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, तो क्या हुआ 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया, तो इसी के बेसिस पे लगाया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए हम इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। तो बाद में जब जनता पार्टी आई रूल में, तो उन्होंने ये देखा कि इसको लगाना कितना आसान है, दैट्स वाई उन्होंने इसको चेंज करके इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रिबेलियन कर दिया, राइट। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आर्म रिबेलियन वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। Prior to this amendment, it was referred as internal disturbance, ये जो हमने अभी डिस्कस किया। बाकी चीजें हैं आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा The Constitution of India guarantees freedom of speech and expression,
but the freedom is subjected to certain reasonable restriction imposed by the state. These restriction may relate to which one of the following. देखो अभी हमने देखा था कि डिफेमेशन भी है और इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, ये तो कुछ था नहीं, डिसेंसी और मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर ये भी था, तो पहला और दूसरा तो होना चाहिए। और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अच्छा हाँ बिल्कुल, अगर ऑफेंस के लिए इंसाइट कर रहे हो तो वो भी होना चाहिए, तो इसलिए पहला दूसरा तीसरा तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। चलिए, Which of the following article in the Constitution of India are exception to the fundamental right enumerated in Article 14 and Article 19? बोल रहा, फिर से पढ़ते हैं। Which of the following article in the Constitution of India are exception to the fundamental right enumerated in Article 14 and Article 19? ओके, कौन से आर्टिकल एक्सेप्शन है इन दोनों आर्टिकल के रिगार्डिंग? तो आर्टिकल 31 बी और सी जो है ये इंसर्ट किए गए थे बाद में, किसके लिए? डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि अगर ये डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट करते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर लॉ को नल एंड वाइड नहीं ठहराया जा सकता। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, बी और डी नहीं है, ए और सी है, ठीक है। तो बी और डी क्या है वो भी देख लेते हैं, पहले ए और सी समझते हैं। तो आर्टिकल ए और सी जो है आर एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट्स इनुमरेटेड इन आर्टिकल 14 एंड 19 एज दे अलाउ फॉर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन इक्वालिटी एंड पब्लिक राइट इन द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीगेरियन रिफॉर्म एंड सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर। मतलब हमारा रीजनिंग तो ठीक था लेकिन फैक्ट्स गलत था, तो इसको प्लीज सुधार लेना आप, जैसे मैंने गलती की नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 31 ए और सी है, ना कि बी और सी। ओके, अच्छा बी और डी था या बी और सी का? ओह सॉरी, ये बी और डी था। देखो यहाँ पे मेरे से भी मिस्टेक हुआ कि बी और डी की जगह मुझे लगा बी और सी है, तो ये तो नहीं होगा। देखो सी तो पक्का होगा, लेकिन उसके साथ ए था या फिर बी था, सॉरी सी था, वो नहीं पता। दैट्स वाई अभी ये क्लियर हो गया कि आर्टिकल 31 ए और सी होगा, तो इसके लिए माफ कीजिएगा, गलती हो जाती है मुझसे भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। Which one of the following was added as a fundamental duty through the Constitution 86 Amendment 2002? देखो कितना क्यूट सा, कितना अच्छा क्वेश्चन। बोल रहा कि कौन सा ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट एक 2002 से। अभी तक कितने बार पढ़ चुके हैं इसको? टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविज्म, ना टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, बिल्कुल सही। टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, नहीं। टू प्रमोट पीस एंड हार्मनी, नहीं। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, अच्छा ये सारे के सारे आर्टिकल है, आई होप कि सब आपको पता ही होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट अ पर्सन अगेंस्ट डबल लिबर्टी? तो सबको पता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम डिटेंशन। आर्टिकल 23 क्या है? फोर्स लेबर एंड बेगार। ठीक, ये सारे के सारे आर्टिकल हमने देख लिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20। इसमें डबल जेपार्टी है, नो डबल जेपार्टी के बाद क्या है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, और क्या है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे, आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो इसमें स्कोर कितना है आपका, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में बस करते हैं। तो आज के लिए ये 2 लाइन रही कि एनीवन हु हैज नेवर मेड अ मिस्टेक हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। जैसे अभी अपन डिस्कस कर रहे थे पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे से गलती हुई, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आप गलती भी नहीं करोगे, लेकिन जब ट्राई करोगे तभी गलतियां होंगी, और जब गलतियां होंगी तभी आपको पता चलेगा कि आप जो है ट्राई कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, है कि नहीं। ये किसी ने कहा था, है ना, उनके नाम नहीं मिले तो इसलिए मैंने बस वो पर्टिकुलर कोट ही लिख दिया। अब देखो ये सारे के सारे कोट इंपॉर्टेंट होते हैं, शेरो शायरी, है ना। जो लास्ट में बोलता हूँ वो एंटरटेन करने के लिए नहीं, वो सारे के सारे कोट, है ना, शायरी एक वैल्यू एडिशन की तरह काम करते हैं, जो आप आंसर राइटिंग में यूज करते हो अपने मेंस के, है ना। उसके अलावा अगर कहीं भी बातचीत कर रहे हो, है ना, किसी से कुछ डिस्कशन चल रहा, उसमें अगर आप कोई कोट या कोई शेरो शायरी प्रेजेंट करते हो तो पता चलता है कि सामने वाला, ठीक है, सामने वाला ना केवल नॉलेज रखता है बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करता है।
तो आपको ट्राई करते रहना है। मिस्टेक हो रही है, उसमें गलतियां हो रही, कोई दिक्कत नहीं, उससे ये पता चल रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ है ना इस लेक्चर को विराम देते हैं और मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। टिल देन एंजॉय।